अब हम जरा कंपाउंडिंग को समझते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया। यह वास्तविकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करता है। जो आदमी कंपाउंडिंग को समझ गया वो अपने आप को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में सक्षम हो जाता है। हमने फेक रिच और रियल रिच मानसिकता से पैसों का सदुपयोग तो समझा, लेकिन क्या पैसों के सदुपयोग से ही आप अमीर बन सकते हैं? इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। पैसों के सदुपयोग से आप एक अच्छी बचत कर सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। रियल रिच बनने के लिए बचत किए हुए पैसों को सही निर्णय के साथ सही अवसर और सही जगह पर निवेश करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि यही कंपाउंडिंग की असली पावर है और आपके लिए रियल रिच बनने के दरवाजे खोल देती है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको एक्टिव इनकम के अलावा निवेश किए गए पैसों पर भी फायदा मिलना चालू हो जाएगा। मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यकीन मानिए कि इसे समझने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अमित और राज एक अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मैं एक दिन दोनों से मिला और मैंने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। मैंने पहला ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें आज 1 रुपए दूंगा और कल से हर रोज इसे दोगुना करके 30 दिनों तक देता रहूंगा। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए आज ही दे देता हूं, तो तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो अपना उतावला अमित तुरंत बोला कि सागर भाई, मैं तो 50 लाख वाला ही चुनूंगा। राज बड़ा होशियार था, वो कंपाउंडिंग जानता था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं तो पहला ऑप्शन लूंगा। ये सुनकर अमित ने तुरंत राज की तरफ देखा और हंसने लगा। बोला, राज तू तो बेवकूफ निकला रे, ऐसा कोई करता है भला? कहां 1 रुपए रोज डबल करके और कहां 50 लाख, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब राज ने कहा, अमित भाई बात बिल्कुल सही है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अब राज ने मुस्कुराते हुए अमित को एक पेपर पर लिखकर कंपाउंडिंग की ताकत बताई। तो राज ने अमित को बताया कि अब देख भाई, मैं तुझे समझाता हूँ। 1 रुपए को हर रोज डबल करने के ऑप्शन को जरा समझते हैं। आज 1 रुपए, कल डबल करके 2 रुपए, अगले दिन डबल करके 4, अगले दिन 8, अगले दिन 16, ऐसे करते करते सिर्फ 15वें दिन ये 16,384 रुपए बनता है। और अगर 20वें दिन की बात करें तो 20वें दिन बनेगा 5,24,288 रुपए। और 30वें दिन, ठीक उसके 10 दिन बाद, ये पैसा बन जाएगा 53,68,70,912 रुपए। अब तो आप भी कंपाउंडिंग की ताकत को समझ ही गए होंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पैसों को लेकर हमारी सोच हमें बर्बाद भी कर सकती है। इसके लिए एक बार फिर से मैं उसी अमित और राज का जरा भविष्य आपको दिखाता हूं। तो आइए अब हम अमित और राज की इस कहानी से समझते हैं कि फेक रिच बर्बाद कैसे होते हैं। सबसे पहले अमित की कहानी बताता हूं। अमित को अपनी पहली जॉब 20,000 रुपए की मिलती है। अब जॉब लगी है तो कुछ तो अच्छा किया जाए। अमित को एक अच्छी बाइक खरीदने की बहुत समय से इच्छा थी। अमित ने पापा से डाउन पेमेंट लेकर 5,000 रुपए हर महीने की किस्त पर लोन करवा ली और एक बाइक ले ली। ये किस्त अमित को 5 साल तक देनी थी। अब बचे हुए 15,000 में हर महीने वो पूरा का पूरा 15,000 खर्च कर रहा था, जिसमें उसके फ्लैट का किराया 10,000 रुपए और खुद के खाने पीने के 5,000 रुपए शामिल थे। अमित की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके नए दोस्त बने। उनके साथ घूमना फिरना, मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखना और वीकली पार्टी करना। अब उसके लिए 20,000 की सैलरी में सब कुछ अच्छे से करना मुश्किल हो गया था। अब उसने सोचा कि इस कंपनी में ज्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो जॉब ही बदल डालता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम इस स्थिति में उसकी आय और खर्चे का जरा आकलन यानी कि एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो, जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अमित की महीने की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। बाइक की EMI कितनी? 5,000 रुपए। घर का किराया कितना? 10,000 रुपए। बाकी के खर्चे 5,000। टोटल खर्चे हो गए 20,000 रुपए। यानी कि 20,000 उसकी कमाई और 20,000 खर्चे। तो बचा कितना? कुछ भी नहीं। इन्वेस्ट करने का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं, और आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं। इसके 2 साल बाद अब उसकी सैलरी 35,000 हो गई है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके साथ गांव में रह रहे माँ बाप को अमित के बढ़ती उम्र और बढ़ती सैलरी के साथ साथ शादी की भी फिक्र होने लगी। अच्छी किस्मत के चलते उसी साल अमित की शादी भी हो जाती है। शादी होने से पहले अमित 10,000 के एक छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन अब उसने 2 BHK फ्लैट रेंट पे ले लिया है, जिसका रेंट 20,000 है। 5,000 रुपए उसकी बाइक की EMI अभी भी जा रही है और बचे हुए 10,000 रुपए में से दोनों का किसी तरह सब कुछ हो जा रहा है। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित दुखी रहने लगा, क्योंकि अब सैलरी बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। तो इस सैलरी में अब जिंदगी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। इसके 1 साल बाद अमित को उसी कंपनी में इंक्रीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी अब 40,000 हो गई। उसी साल बेटा भी हुआ है और बेटे की डिलीवरी में काफी खर्चा भी हो गया।
अब अमित की कोई सेविंग तो थी ही नहीं, तो ये सभी खर्च उसने क्रेडिट कार्ड से किए और वो क्रेडिट कार्ड के बिल को ईएमआई में करवाकर 5,000 हर महीने अब भरने लगा। यानी कि जो सैलरी बढ़ी थी वो अब क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में जाने लगी। अब सारे खर्च काटने के बाद खाने पीने के लिए 10,000 रुपए ही बचे थे, लेकिन पहले 2 लोग थे और अब 3 लोग हो गए हैं। बेटे की खुशी में सारा परिवार झूम रहा है, लेकिन अमित दुखी है क्योंकि उसे तो ये चिंता सता रही है अब घर कैसे चलेगा। कि शादी और बच्चे होने के बाद अब आगे बढ़ने से पहले हम इस स्थिति में अमित की इनकम और खर्चे का एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। अब उसकी इनकम शादी और बच्चे होने के बाद 40,000 रुपए हर महीने, बाइक की ईएमआई अभी भी जा रही है 5,000 रुपए, अब क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नई जाने लग गई है 5,000 रुपए, घर का किराया 20,000 रुपए, बाकी के खर्चे 5,000 रुपए और कुल खर्चा 40,000 रुपए। यानी कि अमित ने जितना कमाया वो सारा खर्चे में चला गया। कोई बचत बिल्कुल भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं, और कोई इमरजेंसी फंड बना क्या, वो भी नहीं बना। अब अमित ने जॉब बदली और अब सैलरी 50,000 रुपए हो गई है। इस बार अमित खुश था क्योंकि उसे लग रहा था अब कुछ पैसे बचेंगे। नई कंपनी में वापस नए दोस्त बने, उसके दोस्तों के पास अपनी कार थी और वो सब लोग कार से ही ऑफिस आते थे। अमित आज भी अपनी पुरानी बाइक चला रहा था। एक दिन शाम को अमित और उसके सारे दोस्त पार्किंग से कार निकालने जा रहे थे, तो उसके दोस्त ने पूछ लिया, अमित तेरी कौन सी कार है? तो अमित ने बड़ी उदासी के साथ कहा, मेरे पास तो कार नहीं बाइक है। इतना सुनते ही दोस्तों ने अमित का मजाक उड़ा दिया और उसे कार लेने के लिए प्रेरित भी किया। अमित को तो अब कार लेना ही था। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है, चाहे कुछ भी हो। समस्या ये थी कि कार की ईएमआई तो वो सैलरी से दे देगा, मगर डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए कहां से लाए? तो अमित ने अपने ससुर जी से डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए उधार ले लिए। अब अमित ने भी कार ले ली जिसकी ईएमआई 10,000 रुपए महीने की थी। यानी अब खाने रहने के लिए वापस 10,000 रुपए पर ही आ गए। अमित जब 20,000 कमाता था और आज जब 50,000 कमा रहा है, दोनों टाइम में उसकी कोई सेविंग नहीं है। तो जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, अमित जब 20,000 कमा रहा था उसकी तब भी कोई सेविंग नहीं थी और आज कमाई 50,000 हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सेविंग नहीं है। इसी तरीके से संघर्ष करते हुए अमित को जॉब में 20 साल हो गए। अमित की सैलरी अब 1.5 लाख रुपए महीने हो चुकी है, लेकिन आज भी उसकी सेविंग 0 है। अब अमित के पास पहले वाली छोटी कार नहीं है, अब वो बड़ी कार की बड़ी ईएमआई देता है। अब वो रेंट के फ्लैट में नहीं रहता, अब वो अपना खुद का फ्लैट ले चुका है जिसकी ईएमआई भी देता है। अब तो अमित का बेटा भी बड़ा हो चुका है, तो उसका पढ़ाई का खर्चा भी अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि छोटे स्कूल में वो अपने बच्चे को डाल नहीं सकता, क्योंकि जिस सोसाइटी में अमित रहता है वहाँ के सारे बच्चे बड़े स्कूल में ही जाते हैं। तो अमित की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए किसी तरह अमित ने भी अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी स्कूल में ही करा रखा है, जिसकी फीस भी बढ़ी जाती है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से अमित की आर्थिक स्थिति का हम जरा आकलन यानी कि एनालिसिस करते हैं। अब अमित कमाता है 1.5 लाख रुपए हर महीने, फ्लैट की ईएमआई देता है 40,000 रुपए हर महीने, सोसाइटी का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, बिजली बिल सब मिलाकर 15,000 रुपए हर महीने, कार की ईएमआई है 20,000 रुपए, पर्सनल लोन भी ले रखा है जिसके लिए 10,000 रुपए, स्कूल की फीस जाती है 10,000 रुपए, हर महीने का खाना पीना इधर उधर का खर्चा सब मिलाकर लगभग 30,000 रुपए। अमित ने एक जीवन बीमा भी ले रखा है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए वो 5,000 रुपए हर महीने प्रीमियम भर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू टोटल 20 लाख रुपए ही है और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करें तो 20,000 रुपए वहां भी जा रहे हैं। तो अब टोटल खर्चे अगर अमित के देखे जाएं तो 1.5 लाख रुपए निकल के आते हैं, यानी कि अमित की कमाई भी 1.5 लाख और खर्चे भी 1.5 लाख। अब उसके पास लिक्विड कैश की बात करें तो कोई लिक्विड कैश नहीं है, लेकिन जहां कर्जे की बात करें तो कर्जे में अभी भी अमित है, यानी कि हाई डेट में अभी भी है अमित। संपत्ति के नाम पे उसके पास एक फ्लैट जरूर है, लेकिन बचत कोई भी नहीं। निवेश के नाम पे सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस। अमित की जिंदगी को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अमित एक सुनसान रास्ते पर रात को पूरे परिवार के साथ एक ऐसी कार में जा रहा है जिसमें स्टेपनी है ही नहीं, एक ऐसा सुनसान रास्ता जो खतरनाक है, और एक भी टायर अगर पंचर हुआ तो अमित क्या करेगा? पूरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी उसकी कोई सेविंग नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया उसने। कभी अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो कैसे पूरा करेगा? एक और लोन लेकर? शायद यही रास्ता आज के टाइम में लोगों के पास बचा है। आपको क्या लगता है, जब अमित का बेटा बड़ा होकर हायर स्टडीज के लिए जाएगा तो उस समय अमित पैसे कहां से लाएगा? क्या अमित को मन की शांति होगी उस वक्त, या फिर हमेशा परेशान रहेगा? अमित का बेटा जब 20 साल का होगा, अपनी स्टडी खत्म के लिए हायर स्टडीज के लिए जाएगा, उस वक्त अमित की उम्र 60 साल हो चुकी होगी। रिटायरमेंट के समय वो पैसा कहां से लाएगा?
अब बड़ा सवाल ये भी है कि अमित के बेटे के घर जॉब नहीं लगी उस वक्त, तो घर कैसे चलेगा और उसके बेटे से उसके रिश्ते कैसे होंगे। और अगर जॉब लग भी गई तो अमित का बेटा भी अमित की तरह उसी बोझ में दबता चला जाएगा। एक बात तो तय है, अमित का बुढ़ापा बहुत तकलीफ में गुजरने वाला है, चाहे उसके बेटे की जॉब लगे या ना लगे। उस बुढ़ापे में वो अपनी जवानी के समय हुई पैसों की बर्बादी के बारे में सोच सोच कर पछता रहा होगा कि काश उस वक्त पैसे बचा लिए होते। संभावना है कि अमित और उसकी पत्नी को बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में काटना पड़े। दरअसल ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, बल्कि आज भारत के 100 में से 85 लोगों की यही स्थिति है। जब तक वो लोग पैसे के इस्तेमाल को समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो कि अमित ने ज्यादा फिजूल खर्च तो किया ही नहीं। वो हर रोज शराब में पैसे नहीं उड़ाता था, गैम्बलिंग में नहीं उड़ाता था, तो वो पैसे कितना भी बचा लेता, बुढ़ापे तक भी वो ज्यादा नहीं बचा पाता। मैं जानता हूँ आप कहानी में इतना खो गए हैं कि शायद कंपाउंडिंग की ताकत को भूल चुके होगे। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आपकी सोच पर भी काम करता है।